24 फरवरी 2022 को, आज से 2 साल पहले, रूसी सेना ने यूक्रेन में कदम रखा और उसके इस स्पेशल ऑपरेशन के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ा युद्ध शुरू हुआ। तब से अनुमान है कि सैकड़ों हजारों यूक्रेनी और रूसी सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी लगभग 30,000 नागरिकों के हताहत होने की संख्या दर्ज की है। हालांकि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा होने की संभावना है। सवाल ये बनता है कि आखिर 2 साल के इस युद्ध से दोनों देशों ने क्या हासिल किया है। रूस जीत का दावा करने में तत्पर है। हाल ही में उसने अवदीवका शहर में अपनी जीत का ऐलान भी किया है। लेकिन अगर असलियत पर गौर करें तो एक चीज जो दोनों देशों पर हावी है वो है युद्ध की थकान। जिस वेस्ट यानी कि पश्चिम ने यूक्रेन को अटूट समर्थन देने की शपथ ली थी, अब वो हथियारों की आपूर्ति के वादे में देरी कर रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के अनुसार पश्चिमी सहयोगियों की ये देरी रूसी सेना को युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रही है, जिससे फ्रंट लाइन के कुछ हिस्सों में लड़ाई बहुत मुश्किल हो गई है। यूरोपीय देश कीव को भेजने के लिए हथियारों के पर्याप्त स्टॉक जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और राजनीतिक मतभेदों की वजह से $60 अरब की अमेरिकी मदद भी रुकी हुई है। इस बीच यूक्रेन का लगभग 20% हिस्सा अब रूसी हाथों में है। यूक्रेनी सैनिक उस फ्रंट लाइन को धकेलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो पिछले 1 साल से टस से मस नहीं हुई है। युद्ध का कोई अंत नजर नहीं आने की वजह से यूक्रेन की सेना भर्ती के लिए संघर्ष भी कर रही है। नए सैनिक तो मिल नहीं रहे, जो हैं वो घर लौटने की बात कह रहे हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि सेना थके हुए फ्रंटलाइन सैनिकों को राहत देने के लिए 5 लाख नई भर्तियां चाहती है। जब 2 साल पहले रूसी सेना ने आक्रमण किया था तो यूक्रेनी लोग उत्साह के साथ देश भर के भर्ती केंद्रों में भर्ती होने के लिए दौड़ पड़े थे और अपने राष्ट्र की रक्षा में मरने के लिए तैयार थे। आज जब रूस ने यूक्रेन के लगभग 1/4 हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है और दोनों सेनाएं 1000 किलोमीटर की फ्रंट लाइन पर लगभग गतिरोध की स्थिति में हैं, तो भर्ती होने की भावना फीकी पड़ गई है। कई यूक्रेनी लोग घर में छिपकर या फिर रिश्वत देने की कोशिश करके ड्राफ्ट यानी कि जो अनिवार्य भर्ती होती है उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे युद्ध अपने तीसरे साल में प्रवेश कर रहा है, यूक्रेन के सामने सबसे जरूरी और राजनीतिक रूप से संवेदनशील चुनौती ये है कि क्या वो ज्यादा जनसंख्या वाले अपने दुश्मन रूस को पीछे हटाने के लिए पर्याप्त नए सैनिक जुटा सकता है या नहीं। रूस देशभक्ति, प्रचार, जबरदस्ती या पैसे के दम पर भर्ती करने में जुटा हुआ है। जैसे जैसे रूस में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राष्ट्रपति पुतिन ज्यादा से ज्यादा पब्लिक अपीयरेंसेस में दिख रहे हैं और हर मौके पर युद्ध का महिमा मंडन करने से नहीं चूकते हैं। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। भले ही युद्ध लंबा खिंच रहा हो, यूक्रेन खोए हुए अपने क्षेत्र को फिर से हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन ऐसा करने के लिए जो पश्चिमी समर्थन जरूरी है वो खत्म हो रहा है। यूरोप तेजी से हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने में असमर्थ रहा है और अमेरिकी सैन्य सहायता में देरी से इस बात पर संदेह पैदा हो गया है कि कीव के सैनिक कितने समय तक टिके रह सकते हैं। और रूस, जिसने घरेलू उत्पादन बढ़ाने के अलावा उत्तर कोरिया जैसे नए सप्लायर्स से हथियार हासिल कर लिए हैं, बस यूक्रेन के गोला बारूद खत्म होने का इंतजार कर रहा है। अवदीवका शहर पर कब्जा मई 2022 के बाद से युद्ध में सबसे बड़ी जीत है। हालांकि इस लंबे संघर्ष के साथ रूस में जनता की थकान के संकेत हैं, फिर भी कई लोग मानते हैं कि पुतिन केवल कीव के पूर्ण आत्मसमर्पण से ही संतुष्ट होंगे। लेकिन पुतिन स्पष्ट रूप से कहते रहे हैं कि बातचीत का रास्ता भी खुला हुआ है। युद्ध के मैदान में रूस को रणनीतिक हार देने के बारे में हंगामा और चीख पुकार मची हुई है, लेकिन अब जाहिर तौर पर उन्हें एहसास हो गया है कि ऐसा करना आसान नहीं है। अगर संभव हो तो भी मेरी राय में यह परिभाषा के अनुसार असंभव है। ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे लगता है कि पश्चिम में सत्ता पर नियंत्रण रखने वालों को इसका एहसास हो गया है, लेकिन अगर ये सच है और अगर उन्हें इसका एहसास है तो उन्हें सोचना होगा कि आगे क्या करना है। हम इस बातचीत के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पुतिन इस साल के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि हाल ही में उन्होंने कहा था कि वो बाइडेन को राष्ट्रपति पद पर देखना पसंद करेंगे, क्योंकि बाइडेन प्रिडिक्टेबल है, यानी कि वो क्या करेंगे उसका एहसास
पुतिन को रहता है। यूक्रेन के प्रति प्रतिबद्धता के संकेत में यूरोपीय संघ ने 50 अरब यूरो के नए सहायता पैकेज को मंजूरी दे दी है और उसके साथ सदस्यता की बातचीत शुरू कर दी है। हालांकि पुतिन ने जरूर कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कीव का लंबे समय से ये रुक रहा है कि जब तक रूस सभी कब्जे वाले क्षेत्रों से पीछे नहीं हट जाता, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। 24-му році чи закінчиться війна? क्या युद्ध 2024 में समाप्त होगा? मुझे लगता है कि इसका उत्तर किसी को नहीं पता है। यहाँ तक कि वे सम्मानित लोग, हमारे कमांडर या पश्चिमी साझेदार भी जब कहते हैं कि युद्ध कई वर्षों तक चलेगा, तो वो भी नहीं जानते। यदि हम अपनी दृढ़ता नहीं खोते हैं, यदि हम अपनी भावना नहीं खोते हैं, तो हम युद्ध को जल्द ही समाप्त कर देंगे। आप संदेह के साथ जी सकते हैं, लेकिन संदेह के साथ आप अपने देश को खो सकते हैं, और मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, लाखों हैं, हम अपना देश छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि दोनों पक्षों के बड़े बड़े भाषण मनोबल बनाए रखने के लिए जरूरी हो सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जमीन पर ला देने वाली है। अब यूक्रेन को पोलिश किसानों द्वारा सीमा नाकेबंदी की एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पोलिश किसानों ने यूक्रेन के साथ सीमा पर रुकावटें पैदा कर दी है, क्योंकि उन्होंने यूक्रेनी खाद्य पदार्थों के आयात और यूरोपीय संघ की पर्यावरण नीतियों के खिलाफ विरोध तेज कर दिया है। किसानों का कहना है कि यूक्रेनी अनाज और अन्य खाद्य आयात बाजार में बहुतायत पैदा करके उनकी आजीविका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पोलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो हाल के किसानों की नाकेबंदी में यूक्रेन विरोधी नारों और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की प्रशंसा करने वाले बैनरों से चिंतित है। लेकिन इस तरह की चीजें तभी होती हैं जब लोग युद्ध से थक जाते हैं। समय के साथ युद्ध के लिए समर्थन हमेशा कम हो जाता है। जब धूल बैठती है और वास्तविकता सामने आती है, तो कुछ ऐसा ही होता है। इसके अलावा अब दुनिया को गाजा में एक और युद्ध पर ध्यान केंद्रित करना है। कमोबेश 2 साल का गतिरोध हर किसी का ध्यान भटकाने के लिए काफी है, यहाँ तक कि मीडिया का भी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।